हेलो साथियों। आज के इस वीडियो में आज हुए कक्षा 9 के विज्ञान पेपर के जो भी क्वेश्चन आए हैं उनके सभी के आंसर देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर हैं और आगे आंसर देखते हैं। इसमें जो सबसे पहले अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघनन से वाला। दूसरा क्वेश्चन है स्याही के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि है। तो ऑप्शन है वर्ण लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी विधि। क्वेश्चन 3 कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब 8। निम्न में से कोशिकाओं का समूह क्या है। तो जो कोशिकाओं का समूह होता है वो ऊतक कहलाता है, यानी समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। पर्णहरित का मुख्य कार्य है। तो पर्णहरित का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्वेश्चन नंबर 7 एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो वो चाल कहलाती है। ऑप्शन नंबर ब। क्वेश्चन नंबर 8 गति का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो गति का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व पर आधारित है। ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है। तो गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक है ऑप्शन नंबर ब मीटर प्रति वर्ग सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 ध्वनि का मात्रक क्या है। तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल, यानी आंसर ब। अब है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देखते हैं और उसमें पहला क्वेश्चन है संवेग का मात्रक होता है तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। दूसरा है बोतल पर जल द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल कहलाता है। तो क्या कहलाता है उत्प्लावन बल। वेग की एसआई इकाई है। तो वेग की एसआई यूनिट मीटर प्रति सेकंड। चौथा क्वेश्चन है इत्र की खुशबू संपूर्ण कमरे में विसरण के कारण फैल जाती है। तो यहाँ पे विसरण हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है पीतल जो तांबा व जस्ता से बनी मिश्र धातु है। छठा क्वेश्चन जल के अणुओं के लिए परमाणुओं की संख्या का अनुपात हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन होता है 2:1। सातवां क्वेश्चन ये जो कार्बन के जो दो ये यहाँ पे समस्थानिक दे रखे हैं, एक तो 12 और 14। तो यहाँ पे ऐसे आंसर हो जाएगा समस्थानिक। आठवां क्वेश्चन है रक्त एक प्रकार का ऊतक है। तो ये तरल संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो अतिलवणात्मक क्वेश्चन है समुद्री संवर्धन या मेरीकल्चर को परिभाषित कीजिए। तो मेरीकल्चर की परिभाषा अपने को लिखनी है आर्थिक महत्व की समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन करना मेरीकल्चर कहलाता है। दो खरीफ फसलों के नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो खरीफ फसलों के नाम। तो मक्का ज्वार बाजरा मूंग मूंगफली कपास आदि अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता ह्रास क्या है। तो मानव की जो श्रव्यता ह्रास है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। क्वेश्चन 6 शक्ति को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पे शक्ति की परिभाषा हो जाएगी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। गति का प्रथम नियम लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम क्या है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
8 कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा 8 त्रिज्या के वृत्त पर गमन कर एक चक्कर में तय की गई दूरी होगी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 2πr। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे जो ये तापमान दे रखा है, ये केल्विन में दे रखा है, इसको सेल्सियस में बदलना है। और सेल्सियस में बदलने के लिए जो भी केल्विन का मान है उसमें से 273 घटा लेंगे तो अपना ऐसे डिग्री सेल्सियस में मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 300 केल्विन है, इसको सेल्सियस में बदलते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। और 500 केल्विन का आ जाएगा 227 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 10, ऊर्ध्वपतन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपतन की परिभाषा, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपतन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों के रासायनिक सूत्र लिखने हैं। तो सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Na2O और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा MgOH2। क्वेश्चन नंबर 12, कैनाल किरणें क्या है? तो कैनाल किरणें हैं, इनकी खोज सबसे पहले ई गोल्ड स्ट्रीम ने की थी। और ये जो कैनाल किरणें होती है ये धनावेशित कणों वाली किरणें होती हैं। इन पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत होता है। क्वेश्चन नंबर 13, रंध्र के क्या कार्य हैं? तो यहाँ पे रंध्र के कार्य देखते हैं। रंध्रों के कार्य, गैसों का आदान प्रदान करना तथा वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। ये डी लघुतात्मक प्रश्न। इसमें जो प्रश्न नंबर 14 है उसमें पूछा कि जंतु कोशिका का एक नामांकित चित्र बनना हो। तो यहाँ पे ये जंतु कोशिका का एक ऐसा चित्र बनाना था। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो यहाँ पे जो है वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम दे रखा है। और आप सब जानते हैं कि पृथ्वी त्वरण का मान 9.8 होता है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी पर भार हो जाएगा 98 न्यूटन, 98 न्यूटन हो जाएगा। अगर यदि अपन जो कैलकुलेशन के हिसाब से पृथ्वी त्वरण का मान 10 रखे तो जो पृथ्वी पर भार हो जाएगा 10 न्यूटन, 100 न्यूटन। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो यहाँ पे दिया गया है वस्तु का द्रव्यमान 15 kg और वस्तु का वेग v बराबर हो जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। यहाँ पे जो मान रख लेंगे तो गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा 120 जूल। 18वां क्वेश्चन, वर्मी कंपोस्ट किसे कहते हैं? तो केंचुए के उपयोग से तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ये केंचुए द्वारा जैविक कचरे जैसे रसोई के कचरे, फलों और सब्जियों के छिलके, गोबर और पौधों के कचरे को खाद में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसका उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और पौधों की वृद्धि में सुधार करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 19वां, पशुपालन के क्या लाभ हैं? पशुपालन के लाभ, दुधारू पशुओं से हमें दूध की प्राप्ति होती है जो हमारे भोजन का पौष्टिक आहार है। इसके अलावा कृषि कार्य जैसे हल चलाना, सिंचाई करना, बोझा ढोना आदि के लिए हम पशुओं का उपयोग करते हैं। अन्य लाभ जैसे मांस, अंडे, ऊन, खाद आदि प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन 20, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे उर्वरक की बात करें तो यह मानव निर्मित लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के अस्तित्व के विघटन से प्राप्त होता है। दूसरा है उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है जबकि खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21, खरपतवार क्या है? खरपतवार नियंत्रण की 2 विधियां बताइए।
तो खरपतवार क्या है? फसल के साथ उगाई अनावश्यक घास को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नियंत्रण की विधियां, जिसमें अपन पहली यांत्रिक विधि या यांत्रिक नियंत्रण, जिसमें जो है खरपतवार को काट कर हटाना या उसको गाड़ देना, सुखा देना आदि। रासायनिक नियंत्रण, इसमें जो खरपतवार को है विभिन्न प्रकार के रसायनों के द्वारा नष्ट किया जाता है, जैसे ट्रूफोर्डी एक खरपतवार नाशी है। क्वेश्चन नंबर 12, आवर्ती तथा आयाम को परिभाषित कीजिए। आवर्ती, किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण माध्यम के किसी कण द्वारा एकांक समय में किए गए कंपनों की कुल संख्या उस तरंग की आवर्ती कहलाती है। इसका जो SI मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। आयाम, किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण किसी कण का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ तरंग का आयाम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रस्रवित तरंगों के उपयोग लिखिए। तो यहाँ पे प्रस्रवित तरंगों के उपयोग जो निम्न है। पहला, इससे समुद्र की गहराई नापी जा सकती है। दूसरा, प्रस्रवित तरंगों से गुर्दों की या किडनी की पथरी की जांच की जा सकती है। इन तरंगों से भ्रूण की जांच की जा सकती है। हवाई जहाजों, रेलवे लाइनों तथा पाइपों के दोषों को इनकी सहायता से ढूंढा जाता है। पांचवा है, मांसपेशियों के दर्द तथा जोड़ों के दर्द के निवारण में इनकी सहायता ली जाती है। दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, इसमें क्वेश्चन नंबर 24, दाब को, इसमें भी पहला क्वेश्चन है, दाब को परिभाषित कीजिए और दाब का मात्रक बताइए। तो यहाँ पर परिभाषा और मात्रक दोनों बताने। दाब की परिभाषा हो जाएगी, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, और दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल। इसका दूसरा 24वें का दूसरा है, उत्प्लावकता से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है तो तरल उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। इस घटना को उत्प्लावकता कहते हैं। 25वां क्वेश्चन, इसका पहला है, 1 किलोवाट घंटे से क्या तात्पर्य है? 1 kWh यानी कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। तो 1 kWh बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं और 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 1 kWh को जो है 1 यूनिट भी कहते हैं। यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं कि 1 यूनिट के अंदर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, 1 जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में विस्थापन बल की दिशा में 1 मीटर हो जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य, आवर्ती, आवर्तकाल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है? तो यानी कि यहाँ पे तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और आवर्तकाल और आयाम की यहाँ पे अपने को परिभाषा देखनी है। तो पहला आता है तरंग दैर्ध्य, वह न्यूनतम दूरी जिसमें ध्वनि तरंग अपनी पुनरावृत्ति करती है, इसकी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अर्थात दो क्रमागत संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आवर्ती, किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण माध्यम के किसी कण द्वारा एकांक समय में किए गए कंपनों की कुल संख्या उस तरंग की आवर्ती कहलाती है। आवर्ती का सही मात्रक हर्ट्ज होता है। आवर्तकाल, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। आयाम, किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण किसी कण का मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ तरंग का आयाम कहलाता है। प्रश्न 27वां, चरागाह, चरागाह है क्या है? ये मधु उत्पादन से कैसे संबंधित है? चरागाह, चरागाह वे विस्तृत घास और अन्य वनस्पतियों से भरा स्थान है जहाँ मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद और पराग इकट्ठा करती हैं। जिस चरागाह में जितने अधिक और भिन्न प्रकार के फूल होंगे वे उसी प्रकार के मधु के स्वाद को निर्धारित करेंगे। इसलिए मधु उत्पादन का चरागाह से सीधा संबंध है। मधु की कीमत व गुणवत्ता चरागाह से प्रभावित होती है।
एफ निबंधात्मक प्रश्न, जिसमें प्रश्न संख्या 28। 28वें में पहला क्वेश्चन दे रहा है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा के बारे में बताना है। गतिज ऊर्जा किसी भी वस्तु की गति के कारण जो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। यदि m द्रव्यमान वाली वस्तु भी वेग से गतिशील है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 1/2 mv²। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो कार का द्रव्यमान है m बराबर हो जाएगा 1500 किलोग्राम और कार का प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा 8.33 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह कार का अंतिम वेग आ जाएगा जो है मीटर प्रति सेकंड में 16.67 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की बात करें तो ये 1 हो जाएगा 1/2 mv²। तो यहाँ पे जो u यानी कि प्रारंभिक वेग जो है कार का वो है 8.33 मीटर प्रति सेकंड। तो ये मान रख लेंगे तो अपने को जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा हो जाएगी मिल जाएगी जो 52,041.68 जूल। इसी तरह अंतिम गतिज ऊर्जा E2 हो जाएगी 1/2 mv²। यहाँ पे v अंतिम वेग है तो यहाँ पे जो अंतिम वेग है वो उसका मान है 16.67 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा मान 20,84,16.68 जूल। तो कुल मिला के कार्य हो जाएगा E2 माइनस E1, यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा में से जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है वो घटा देंगे तो इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो किया गया कार्य है वो 1563.75 जूल हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या जो 28 है उसके अथवा में पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताना है। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है ईपी बराबर mgh। इसका दूसरा क्वेश्चन है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। यहाँ पे g का मान दे रखा है 9.8 मीटर प्रति सेकंड वर्ग सेकंड। तो अब यहाँ पे देखिए वस्तु का द्रव्यमान है 10, विस्थापन है 6 मीटर, तो गुरुत्वीय त्वरण जो अपने को दे रखा है 9.8। तो अपने को स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी तो इन तीनों के मान रख देंगे तो आ जाएगा स्थितिज ऊर्जा का मान 588 जूल। तो क्वेश्चन संख्या 29, इसका पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि तथा अनुरणन को परिभाषित कीजिए। प्रतिध्वनि, परावर्तित ध्वनि तरंगों को प्रतिध्वनि कहते हैं। दूसरा है अनुरणन, किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती हैं जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि ये सुनाई ही ना पड़े। ये बारंबार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बाध होता है अनुरणन कहलाता है। दूसरा है मानवकरण का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे मानवकरण का ये जो चित्र बनाना है और फिर इसके बारे में जो थोड़ा बहुत अपने को बताना है। जैसे इसमें सुनने की प्रक्रिया है, हमारे कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर पतली झिल्ली दृढ़ता से तन्नित होती है। यह कर्णपटय या एयरड्रम कहलाता है। जब ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं तो कर्णपटय कंपनों के अंतरकरण तक भेज देता है। वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि सुनते हैं। यानी कि सबसे पहले ध्वनि कर्णपटय पे जाती है, वहां से अंतरकरण और फिर वहां से मस्तिष्क तक पहुंचती है।
आगे है अथवा वाला क्वेश्चन 29वें का है ना, ये 19 गलती से हो गया 29वां। अनुप्रस्थ तरंग व अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग तरंग जिसमें माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिसमें तरंग गति कर रही होती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। इसका दूसरा है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज तथा उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज, इसको अपन हर्ट्ज में बदले हैं तो 2000 हर्ट्ज हो जाएगा। और तरंग की तरंग दैर्ध्य जो 35 सेंटीमीटर देर की है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.35 मीटर हो जाएगा सेंटीमीटर से मीटर में। और अपन सब जानते हैं कि तरंग वेग भी बराबर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य इंटू आवर्ती। तो यहाँ पे जो इनका मान रखते हैं तो अपने को 700 मीटर प्रति सेकंड मिलता है। और तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय आ जाएगा 2.1 सेकंड।